नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पीएसयू बैंक के बारे में। देखिए देखिए किसी भी पीएसयू बैंक के ऊपर काम करने से पहले एक डेटा को आपको जरूर देखना चाहिए। वो है उस सेक्टर के ग्रोथ। मतलब जिस मतलब बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, उस बैंक कौन सा सेक्टर में है वो देखना चाहिए। तो पीएसयू बैंक जो है वो पीएसयू जो बैंक सेक्टर है, जो बैंक का इंडेक्स है, सबसे पहले वो देखना चाहिए। देखिए मैंने निफ्टी पीएसयू बैंक का सेक्टर ओपन करके रखा हूँ। देखिए पीएसयू बैंक कोविड के टाइम में इस इंडेक्स का प्राइस था 1000 के आसपास, और आज 6500 चल रहा है। और कंपनी हाई किए थे, पीएसयू सेक्टर हाई किया था 8000 के ऊपर। तो सोचिए 1000 से 8000 मतलब 8 टाइम्स कंपनी जर्नी किया है सिर्फ 4 साल में। तो बढ़िया जर्नी हुआ। अभी देखिए कंपनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। मतलब बहुत दिनों से एक ही जगह पे वो होल्डिंग फेज में चला गया। मतलब एक वॉल्यूम फेज में चला गया, एक होल्डिंग फेज में चला गया। क्योंकि आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेट फॉर्मेट में चला गया। क्योंकि पहले अगर डेटा देखेंगे तो पहले पीएससी सेक्टर में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था, बैंक सेक्टर में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था। जब फाइनली यहाँ पे एक डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए पीएससी जब सेक्टर का शुरुआत हुआ, उसके बाद जर्नी हुआ, फिर से बिग करेक्शन भी हुआ, उसके बाद फिर से एक रिकवरी होकर एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो देखिए कहने का मतलब है कि जब भी कोई स्टॉक इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करे और प्रीवियस जो हाई है उस लेवल को स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे, तो सोचना एक बड़ा मोमेंटम तो आने का चांसेस है। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम तो जरूर आएगा, तो इसीलिए शायद यहाँ पे थोड़ा टाइम होल्ड कर रहा है। तो मैं तो आप कहेंगे सर आप तो पीएससी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में चर्चा करने वाले थे, तो यहाँ पे पीएससी सेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस सेक्टर का क्या हालत है वो सबसे पहले देख लीजिए। जैसे आज अगर देखेंगे कि हर कोई आईटी सेक्टर भाग रहा है, चाहे इंफोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, हर कोई कंपनीज भाग रहा है। हर कोई कंपनीज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। क्यों? ठीक है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर आपको निफ्टी आईटी लिखूं तो निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है, अगर वो एक बार देखो, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स भी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर कर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो जब सेक्टर ग्रोथ में होगा तब उस कंपनी का भी ग्रोथ मिलेगा। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पीएनबी के बारे में। क्योंकि ओवरऑल बात किया जाए, पीएनबी के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। अगर मैं वही डेटा आपके सामने यहाँ पे देखूं तो देखिए कंपनी के ऊपर क्या हालत है। कंटिन्यूअसली एक बिग करेक्शन होने के बाद कंपनी फिर से रिकवरी भी किया, और फाइनली जो इसका एक एक पिक लेवल था, एक मतलब स्ट्रांगली लेवल था, वो लेवल को भी कंपनी ब्रेक किया। और मजेदार बात यही है कि वही लेवल का भी रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने का मतलब यहाँ से फिर से बिग बाउंस करने का चांसेस होगा। तो कहाँ तक जा सकते हैं, कौन सा लेवल तक, मैं इसको पॉजिटिवली देखना चाहूंगा। सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले पीएनबी का जो ग्रोथ है वो चलो वो एक बार देख लेते हैं। तो पीएनबी का ग्रोथ देखने के लिए कंपनीज के पूरा डिटेल्स आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत आपको सस्ता दिखेगा, बहुत सस्ता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कंपनी का पी रेशियो देखो, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था अराउंड अराउंड 58 के आसपास, और वो भी कब 2021 में। लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो जो पी रेशियो है आज वो सबसे नीचे है, कोविड के टाइम से भी नीचे। तो कोविड के टाइम से भी नीचे है, और कंपनी का पी रेशियो अभी 16 का एवरेज है लास्ट 5 ईयर्स में। और करेंटली कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है करीबन करीबन 7 के आसपास। तो सीधा सीधा कहूं कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी ने इस बार आज तक की सबसे हाईएस्ट लोन लिया, मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट कर्जा लिया। तो जब कोई बैंक अगर हाईएस्ट कर्जा ले रहा है और उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक है, कंपनी का रेवेन्यूज भी ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, तो उस टाइम कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस होने का चांसेस देखने को मिल जाते हैं। तो चलो यहाँ पे कर्जा तो देख लिया, अच्छा खासा कर्जा बढ़ते चले जा रहा है। क्या उसके अगेंस्ट में कंपनी प्रॉफिट को अच्छा खासा बुक कर रहा है? चलो वो भी देख लेते हैं। देखा जाए तो कंपनी पिछले लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी हर क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हर क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़े। रेवेन्यूज बहुत शानदार हुआ, एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में चेंजेस आया। अभी देखिए चेंजेस आने के बाद भी कंपनी पिछले सालों से कंपेयर करे, कंपनी बेस्ट तरीके से रिजल्ट आया, बेस्ट तरीके से। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा होने के बाद भी कंपनी के एक्सपेंस कई गुना कम हो चुके हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो 1200 करोड़ से 400 बन गया था, सीधा सीधा हाफ हो गया था। उसके बाद हाफ नहीं 3 गुना कम हो गया था। उसके बाद फिर से रिकवरी किया और इस बार तो सारे हद पार कर दिए, 4700 करोड़ तक लेके आया। तो देखिए फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनी को रीबाउंस कराने के लिए। अभी चलो कंपनी के ऊपर एनपीए देख लेते हैं, क्या सचमुच एनपीए भी ठीक ठाक है?
किसी बैंक के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले दो चीजों को आपको देखना है। पहले पहले वो चीज है, वो है प्रोविजन। देखिए प्रोविजन जो है वो कई हद तक कंपनी कम कर चुके हैं। मुझे इस डेटा सबसे बेस्ट लगा क्योंकि पिछले साल में करीबन 3 लाख के ऊपर था और पिछले क्वार्टर में 1 लाख के ऊपर था और इस बार वो घट के सिर्फ 28,800 हो चुके हैं। लाखों का डेटा अभी हजार में आ चुके हैं और वो भी कई गुना कम। तो ये प्रोविजन होता क्या है? तो प्रोविजन एक्चुअली देखा जाए तो मैं सीधा सीधा कहूँ, मैं यहाँ पे डीपली नहीं जाऊंगा। प्रोविजन का मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि अगर आपने मार्केट में मान के चलिए 100 रुपया दिया किसी को और वो आपको 50 रुपया वापस कर रहा है और बाकी 50 रुपया नहीं दिया, तो जो पैसा मार्केट में पड़े हुए हैं वो आने का चांसेस भी हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। इस तरीके की चीजों को आपको प्रोविजन कहा जाता है। तो प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही खास है। उसी तरीके से एनपीए भी सेम टू सेम देखा जाता है। एनपीए भी अगर कम हो तो देखिए एनपीए के 1.47 था, पिछले बार 0.60 था और इस बार 0.46 हो चुके हैं। मतलब कई हद तक कंपनी, कई हद तक मतलब एटलीस्ट 3 से 4 गुना कंपनी खुद के एनपीए को कम किया है। तो जितना एनपीए कम होगा, जितना प्रोविजन कम होगा, उतना ही कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर सबसे बेस्ट पॉइंट आपको दिखाया था। जो डेटा हमेशा मैं चेक करता हूँ वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी। देखिए एक टाइम रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.68 के आसपास था, अभी 8.7 था, 7 हो चुके हैं। और आरओए रिटर्न ऑफ एसेट 0.04 हो चुके थे, अभी 0.55 के आसपास है। एनपीए एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। देखिए पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, सबसे ज्यादा, और कई करोड़ों का घोटाला हुआ है। फिर भी आज बैंक इतना स्ट्रांगली खड़ा हुआ है सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, वो है इस कंपनी का कासा रेशियो। इस कंपनी का कासा रेशियो 14.30, 40.33 के परसेंट के आसपास इसका कासा रेशियो है। तो अभी कहेंगे सर कासा रेशियो 40.33 एक एक मतलब कौन सा चीज है? देखिए कासा रेशियो का मतलब है, सीए का मतलब करेंट अकाउंट और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। तो जब हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं तो बिजनेस में करेंट अकाउंट के साथ पैसा डालते हैं और पैसा जमा करने के लिए, कुछ सेविंग करने के लिए सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं। तो इस सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट होते हैं वो एकदम ना के बराबर होते हैं। करेंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट बैंक देता नहीं है, सेविंग सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो भी एकदम ना के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि एकदम ना के बराबर इंटरेस्ट देकर यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा पैसा मार्केट से उठा रहा है। उस पैसे से वो दूसरों को लोन दे रहा है और उस लोन से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। तो यही डेटा अगर यहाँ पे डीपली देखें तो देखिए कासा जो एनपीए कम हो रहा है उसके पीछे ए भी एक रीजन है। दूसरी बात, कंपनी का सीएआर परसेंटेज, सॉरी सीएआर परसेंटेज का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मतलब किसी भी बैंक के पास आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 11% से ज्यादा पैसा होना चाहिए। मान के चलिए कोई भी आप एक ब्रांच में गया, उस ब्रांच का टोटल फंडिंग 1 करोड़ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो उसके अगेंस्ट में 15% का मतलब इस 1 करोड़ के अंदर 15% उसकी उस बैंक में होना चाहिए। तो उस बैंक में 15% होना चाहिए मतलब 15 लाख होना चाहिए, क्योंकि उस पैसे से वो क्या करेंगे, जितने सारे लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, इंश्योरेंस में पैसा रखा, करंट अकाउंट में पैसा रखा, वो कभी ना कभी विथड्रॉ कर सकते हैं। तो कभी ना कभी विथड्रॉ करने के लिए आएंगे तो उस पैसा देने के लिए हाथ में पैसा होना चाहिए। सारे पैसे को वो लोन के हिसाब से नहीं दे सकते। इसी जगह पे अगर वो एनबीएफसी होता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता, तो वो 100% पैसे को कस्टमर को दे सकता था। तो यही फर्क है एनबीएफसी से बैंक का। तो यहाँ पे सीधी सीधी कहूं तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में अगर आपका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब लोगों को आपको पैसा ज्यादा देना है, तो आपका इनकम भी घट सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कंपनी को कम करना पड़ेगा। पैग रेशियो 1 के नीचे है, ठीक ठाक है। तो सारे पॉइंट को आपके साथ क्लियर किया हूं। सर एक ही पॉइंट बाकी है, वो है इन्वेस्टर। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि पीएनबी शायद खतरे में है, पीएनबी लगातार गिर रहे हैं तो खत्म हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो रहा है, उसी टाइम अगर देखा जाए तो एफआईएस 5% से सीधा सीधा होल्डिंग को 8.5% कर दिया। पहले एफआईएस के पास तो 1-2% का होल्डिंग था, आज सीधा सीधा 8.5% कर दिया। तो एफआईएस तो बेवकूफ तो नहीं है, इतने बड़े फॉरेन इन्वेस्टर तो बेवकूफ नहीं है। दूसरी बात डीआईएस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी देखिए करीबन 10 से 11% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो जब किसी भी कंपनीज के ऊपर, याद रखिएगा इस बात को, इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है और किसी भी क्वार्टर्स में बाय हो रहा है, तो सोचना वहां से एक बिग बाउंस होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कि कहां से कहां तक यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ा है।
तो अभी चलो चार्ट के ऊपर सीधा सीधा मैं लेके जाता हूँ। तो चार्ट अगर देखा जाए, अगर मैं 1 डे चार्ट पैटर्न्स को भी देखूं, तो मुझे देखना है कहाँ पे कंपनी का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर मैं रेजिस्टेंस को मार्किंग करूं तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिला। उस रेजिस्टेंस करीबन 200 के आसपास है और करेंटली कितना चल रहा है, 100 के आसपास। मतलब यहाँ से सीधा सीधा 200 लेवल तक एक रेजिस्टेंस के लिए वो ऊपर जा सकते हैं। देखिए, मैं कोई भगवान तो नहीं हूं कि जाएगा करके 100% ऐसे में कह सकता हूँ। ये मेरा कहना तो गलत होगा, क्योंकि मैं हमेशा प्रेडिक्शन करके चलता हूँ। तो आप भी प्रेडिक्शन करके चलिए। तो देखिए, अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से बात किया जाए तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाए तो 200 तक जाने का चांसेस रखेंगे, क्योंकि यही इसका स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं चार्ट को एक पैटर्न के हिसाब से देखूं, क्या सचमुच 200 तक जाने का चांसेस है? तो देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने। पहले क्या बना, मैं थोड़ा सा सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर बने, मतलब यहाँ पे टॉप था, यहाँ पे टॉप था और यहाँ पे टॉप बने। तो मतलब एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा शोल्डर बने। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा शोल्डर को एक बार आपको दिखा दूं, तो आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी ऊपर भी गया था और कंटिन्यूसली करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से कंपनी का बिग बाउंस अगर हुआ, तो नेक्स्ट जो ये जो कप का जो साइज है, इसी लेवल को अगर मार्किंग करूं, चलो एक बार मार्किंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस लेवल को टोटल मार्किंग करूं, तो उसी लेवल को अगर मैं ऊपर बिठा दूं, तो टोटल रेंज यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। मतलब सीधा सीधा कहूं कि कौन सा रेंज तक जाने का चांसेस है, वो सीधा सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए, मैं कोई आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन तो कर नहीं रहा हूँ। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि जो डेटा मुझे देखने को मिलता है, जो रेंज मुझे देखने को मिलता है, उसी के बीच में अगर कोई ट्रेड बने, तो उसी के बीच में अगर मुझे कोई स्ट्रेटेजीज दिखे, तो जरूर उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। आपका व्यू क्या है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। मैंने सारे डिटेल्स को, डेटा को आपके साथ एक्सप्लेन किया हूँ। अभी देखिए, कंपनी के अंदर क्या होने वाला है, ये तो हम लोग भीतर जाकर कह नहीं सकते। हम लोग डेटा के आधार के हिसाब से काम करते हैं। तो आप भी एक बार डीपली रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।